ठीक है, चलो चालू करते हैं बायोटेक का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बायोटेक में. So there are certain points which can be asked from the biotechnology part. For example, they can ask question. Actually, you have to understand that they are going to ask you only one or two question from biotechnology part. So for one and two questions, I'm not going to take each and every detail of the subject. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होता है पूरा के पूरा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर टीचर होता है. लेकिन क्या होता है कि उसका देखो उसमें से आएंगे आपको एक या दो क्वेश्चन, मैक्सिमम टू क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा आपको तीन क्वेश्चन आ सकते हैं. तो तीन क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं ले सकता, और उसमें का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करने का मैं ट्राई करूंगा. ठीक है, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट हैव टू रिवाइज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी पार्ट. So first of all, you have to revise all the recombinant DNA technology part. In that, you have to revise different types of vectors. What are the plant vectors? What are the animal vectors? What is the polymerase chain reactions? What are the different steps of polymerase chain reaction? What are the different enzymes that are utilized in case of our recombinant DNA technology? और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिकमेंडेड एंड टेक्नोलॉजी, कि हर एक आरडीए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है, उसमें कौन से एप्लीकेशंस है, उसमें यूजफुलनेस क्या है. उसके बाद रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल यूर रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी इंसुलिन, वेरियस आरडीएन टेक्नोलॉजी, हार्मोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So I will try to quickly revise it. So let's start the today's session. So here we are going to see the important points from biotechnology. So let's start. So first of all, what do you mean by biotechnology? So biotechnology is the technology of recombinating the two genetic information. Recombinant technology means, recombinant means what? Recombinant means recombination. Recombination of what? The DNA or the genetic material. So recombination of genetic material and production of hybrid DNA, so that hybrid DNA is utilized for our goodwill. So that is nothing but the DNA recombinant DNA technology. So I will quickly give overview of recombinant DNA technology over here. ये सब्जेक्ट में से आपको आएंगे दो क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता यहाँ पे, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ले लेता हूँ. So recombinant DNA technology is nothing but the recombination of two DNA, two different DNA, for the and then production of hybrid DNA to clone that DNA for our goodwill. Okay, so the overview of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. See here you have a donor cell. Donor cell will have its genetic makeup like your DNA. Okay, जो foreign DNA होता है, donor cell से जो DNA isolate किया जाता है by using various kind of restriction enzymes. Okay, so they will cut that DNA at a specific point. So this is your desired DNA. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ए हाई यील्डिंग ग्राउंड नट, जैसे ग्राउंड नट होता है, ग्राउंड नट का क्रॉप होता है, जो आपका ग्राउंड नट होता है, तो उसमें क्या है कि एक आपके पास एक वैरायटी है ग्राउंड नट की, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें ग्राउंड नट्स कम ही लगते हैं, मतलब बहुत ही कम उसका मतलब उसका क्रॉप यील्ड जो है वो कम है. तो उसमें क्या करेंगे, आपके पास दूसरा एक ग्राउंड नट है जिसका क्रॉप यील्ड अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग हाई क्रॉप यील्ड, सो यू कैन आइसोलेट दैट जीन. तो सपोज यहाँ पे ये आइसोलेट है, या फिर ठीक है, सपोज यहाँ पे क्रॉप यील्डिंग जीन आइसोलेट किया आपने, मतलब ये सेल से डीएनए आइसोलेट किया, फिर वो डीएनए आपको क्या करना है. सो साइमल्टेनियसली आपको जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल सेल, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ बैक्टीरियल सेल. फर्स्ट वन इज क्रोमोसोमल डीएनए एंड देन वन इज सेकंड वन इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो बैक्टीरिया का मेकअप करता है, जेनेटिक मेकअप, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है that is circular extra chromosomal DNA and self replicating होता है. So that is known as a plasmids. I have already told you in the last lecture also. So that plasmid, okay, that is a plasmid is nothing but the self replicating extra chromosomal DNA. ये जो DNA होता है ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मेकअप में यूजफुल नहीं होता है, या फिर the DNA will not code a specific proteins. Okay, so that is not a genetic DNA, but that DNA is also present in the bacterial cell. That is known as a extra chromosomal self-replicating DNA known as a plasmids. Okay, so you have to isolate the plasmids from that bacterial cell, and then this plasmid also can be cut down
it is also cut by using restriction enzymes at a specific sites, and now you can insert this desired gene or desired DNA into this plasmid. So by using various kind of enzyme known as a ligases. Now foreign this DNA and bacterial this plasmid is known as vector. It is known as a vector. ठीक है, आपके कुछ भी आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए मीडियम लग जाएगा। एक जीन आपको दूसरे में डालना है तो उसके लिए क्या करना लगेगा, आपको मीडियम चाहिए। सो दैट मीडियम इज नथिंग बट द वेक्टर इज नथिंग बट द प्लाज्मिड। तो आपको ये डीएनए ग्राउंड नट में क्या करेगा, ज्यादा क्रॉप देगा, ज्यादा ग्राउंड नट लगेगी। तो ये जीन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम क्रॉप, ओके, और मैक्सिमम क्रॉप yield that is isolated and that is transferred into a plasmid. So that is after that they are that DNA is transferred, that hybrid DNA or plasmid DNA is transferred into your bacteria, so that there will be replication, so that there will be replication and production of more donor DNA or DNA responsible for the high crop or DNA responsible for the specific protein. So that is isolated by using restriction enzyme from the cell, and the DNA fragment of DNA is combined with the plasmid. Plasmid is obtained from bacterial cell. Plasmid is nothing but the self-replicating circular DNA, extra chromosome. So the DNA will not code any protein, but that is present in the bacterial cell. So E. coli cell में होता है ये। इसमें क्या करेंगे आप, ये जो DNA है वो इसमें डाल देंगे और उसको उसके बाद में सील कर देंगे लाइगेज से, लाइगेज एंजाइम से, ठीक है, DNA ligase. Then that plasmid is introduced into bacterial cell, as this plasmid has a self-replicating property. So that plasmid will replicate in the bacterial cell, okay. So they will form a colonies of recombinant DNA. So recombinant DNA आपके यहाँ पे DNA यहाँ पे जो isolate किया है, it is a fragment of DNA, बाद में उसको combine किया किसके साथ में, plasmid के साथ। अभी ये बहुत सारे plasmid बनाएगा colonies, और ऐसे बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया आपको कल्चर करना पड़ेगा, कल्चर करके बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे। और जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है इनको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आप बाद में उसको उसको ये कर सकते हो, उसमें डाइजेस्ट कर सकते हो, बाद में डाइजेस्ट करके आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ले सकते हो, और दैट प्लाज्मिड इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पर्टिकुलर क्रॉप और पर्टिकुलर एनिमल टू yield to give yield of a high yielding plant or to give a specific protein. ठीक है, clones of engineered bacteria in the medium containing recombinant product. Downstream processing is there to isolate the recombinant product. Yeah, it is just an overview of your recombinant DNA technology. Now there are few products. There are some therapeutic products of recombinant DNA technology, and it has application. Which are these? First one is interferon. So interferon is nothing but the antibody produced against the viral infection. जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस होता है बॉडी में, इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होती है। वैसे वायरल का इन्फेक्शन हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो वायरल एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है बॉडी, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। सो इंटरफेरॉन इज नथिंग बट द antibody against viral infection. So recombinant interferons, they are produced by using rDNA technology, and they are useful in a cancer and viral infection. Then human urokinase. Urokinase is nothing but the plasminogen activator, tissue plasminogen activator. Urokinase क्या है, एक enzyme है that is a tissue plasminogen activator, and it is used in the to dissolve the clot. जो भी clotting होता है उसमें यूज होते हैं डिसॉल्व करने के लिए. So it is used to dissolve the clot, plasminogen activator. It is a second. There are numerous examples of recombinant product which are utilized in the or pharmaceuticals. Again, tissue factor, human factor known as a factor, जो blood clotting factor होता है. So that is also produced by recombinant DNA technology, and it is useful in the clotting as a clotting factor for hemophilia. Those are suffering from hemophilic disease. So you have to use the his factor in this disease. Then tissue plasminogen activator, again streptokinase, urokinase. Then these are also useful in the treatment of heart attack. They are also recombinant product. Then lymphobiles also recombinant product for autoimmune functioning. Then serum albumin. So serum albumin is nothing but the, it is a protein. So that protein can be produced by recombinant DNA technology. कैसे करेंगे, the gene responsible for the production of this albumin, अपने जो DNA है उसमें एक जीन होता है, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर जीन विल कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर जीन विच इज कोडिंग फॉर द अल्बुमिन प्रोटीन, that is isolated, that is transferred into the vector, and that vector is transferred into the bacterial cell,
and the bacteria are multiplied in the lab. And now the bacteria will produce that protein, so that protein will be isolated by downstream processing. So albumin is useful in the different kind of surgery. Then attenuated pseudo rabies and virus antigen. जो pseudo rabies virus का antigen होता है वो भी आप, that is also made by recombinant DNA technology, that is that is useful in the rabies infection as a vaccine for rabies. Then the somatostatin, it is a hormone, okay, human hormone. So it is also produced by recombinant DNA technology and it is useful in the treatment of different growth disorders. So now we'll see polymerase chain reaction, PCR technique. So the PCR is nothing but the in vitro technique. ये PCR जो होता है polymerase chain reaction, ये in vitro technique होता है. इसमें क्या होता है कि billions of copies of DNA that can be produced or the from the single DNA. Okay, so PCR is nothing but the in vitro technique in which a single DNA is amplified to produce a billion identical copies of the DNA. Okay, by using a heat stable DNA polymerase. जैसे अपन ने रेप्लिकेशन देखा था, सेम प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का इधर, ठीक है. यहाँ पे जो पीसीआर है, पीसीआर इज नथिंग बट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है. बट यहाँ पे एक ही डिफरेंस है क्या, कि रेप्लिकेशन, नॉर्मल रेप्लिकेशन ह्यूमन बॉडी में होता है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में होता है, तो उसके लिए उसके एंजाइम्स भी होते हैं. तो वो होता है रेप्लिकेशन में, उसमें क्या होता है कि एक ही कॉपी बनता है, आइडेंटिकल कॉपी. लेकिन पीसीआर इज इन विट्रो टेक्निक. ये जो टेक्निक है, it is a technique of amplification of DNA in which identical copies of the DNA is made by using DNA polymerase enzyme, heat stable DNA polymerase. नॉर्मल जो मेटाबॉलिक रेप्लिकेशन होता है वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे. यहाँ पे जो पीसीआर है, पीसीआर में जो एंजाइम यूज करते हैं टैग्ड डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज अ हीट स्टेबल. it can be stable up to 92 degrees Celsius and now it is operated at a 75 degrees Celsius. So heat stable DNA polymerase. So it is a technique in which there is a production of millions of identical copies of DNA fragment by using heat stable DNA polymerase. तो हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज में यूज करके उसमें अभी नॉर्मल जो एप्लीकेशन होता है उसमें डीएनए पॉलीमरेज ही होता है, लेकिन वो मतलब वो जो है ह्यूमंस का होता है या फिर बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज होता है. यहाँ पे भी वैसे ही टाइप का डीएनए पॉलीमरेज, बट ये डीएनए पॉलीमरेज हीट स्टेबल होता है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज व्हिच आर द DNA polymerase enzyme. All of these require magnesium as a cofactor for the reaction. Now, which are the heat stable DNA polymerase? First one is a tagged DNA polymerase. Tagged DNA polymerase. It is a heat stable DNA polymerase. It can be stable up to 92 degrees Celsius, 95 degrees Celsius. So it is obtained from one microorganism known as a Thermus aquaticus. Thermus aquaticus एक बैक्टीरिया होता है और इससे ये डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट करते हैं, उसको बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज, एंड दैट इज यूज्ड इन द पीसीआर टेक्निक और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक. ओके, उसमें क्या होता है कि जो वार्म वाटर होता है, सो दिस बैक्टीरिया यूज्ड टू ग्रो इन द वार्म वाटर, जहाँ पे उबलता हुआ पानी है उसमें भी ये बैक्टीरिया जिंदा होता है. कौन सा? थर्मस एक्वाटिकस. और उसमें का जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, so that is nothing but the tag DNA polymerase. So it is a heat stable. So it is stable up to 95 degrees Celsius. Okay, so it is one. Then again another heat stable enzyme known as a vent DNA polymerase, obtained from Thermococcus litorius, litoralis. There is Thermococcus litoralis. So it is also thermostable DNA polymerase enzyme. Then third one is a PFU DNA polymerase. It is obtained from Pyrococcus furisus, and it is also stable over 95 degrees Celsius. Now PCR, you know that what is PCR? PCR is nothing but the polymerase chain reaction. इसमें क्या होता है कि आपका जो DNA है, एक segment of DNA that is multiplied in a billions of copies, that is amplified in a billions of copies. ओके, जो आइडेंटिकल डीएनए होता है उसका बिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हो आप पीसीआर में. ठीक है, इट इज इन विट्रो टेक्निक इन विच देयर इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट of interest to produce a billion copies of DNA by using a one enzyme known as a heat stable DNA polymerase. Okay, and there are different kind of DNA polymerase, heat stable DNA polymerase, that is isolated from different variety of organism, and these DNA polymerase require as a magnesium as a cofactor for the reaction. DNA polymerase है, तो polymerase का रोल क्या है DNA polymerase का? So it will add your nucleotides in the growing chain of DNA.
रेप्लिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें समझ में आएगा। सो यहाँ पे इतना याद रखो कि टैग डीएनए पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, इट इज स्टेबल अप टू 95, देन व्हेन डीएनए पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरैलिस, then again PFU DNA polymerase is obtained from Pyrococcus furiosus. Then okay, so this is a enzyme. Now what are the requirement for polymerase chain reaction? What are the requirement for this operation? What are the reaction mixture? Reaction mixture क्या होना चाहिए आपका? So first reaction mixture होना चाहिए DNA of interest. आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए PCR के लिए? DNA of interest. आपको जो भी DNA है, जो भी जीन है, उसको मल्टीप्लाई करना है या फिर एम्पलीफाई करना है, वो जीन लगेगा आपको। सो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट रिएक्शन मिक्सचर विल कंसिस्ट ऑफ, रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या होना चाहिए? डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, देन प्राइमर। सो प्राइमर इज नथिंग बट द शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें थोड़ा कुछ बेस पेयर होगा, 10 to 15 बेस पेयर। सो दैट प्राइमर इज रिक्वायर्ड। प्राइमर यहाँ पे भी लगता है, और देखो आपने यहाँ पर रेप्लिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी एक प्राइमर लगता है। तो प्राइमर, सो रेप्लिकेशन प्रोसेस लाइक एग्जैक्ट रेप्लिकेशन जो होता है एग्जैक्टली सेम होता है पीसीआर में, बस डिफरेंस इतना है कि पीसीआर में हीट स्टेबल एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, और इसमें क्या है कि इसमें रिएक्शन मिक्सचर आप कितनी भी देर तक लगा सकते, तो इसमें बिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, देन प्राइमर ऑफ शॉर्ट फ्रैगमेंट, देन हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, एंड देन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो एंजाइम लगेगा आपको, जो डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है वो भी लगेगा, प्राइमर लगेगा, आपका एंजाइम लगेगा, तो उसके बाद में क्या आएगा? बेस पेयर्स लगा, एडेनाइन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, बिकॉज डीएनए क्या है? इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ दिस फोर, ठीक है, तो ये भी लगेगा। नाउ पीसीआर इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। एक्सपोनेंशियल सिंथेसिस मतलब क्या? एक डीएनए, पहला जो साइकिल है, पहले साइकिल में कितना डीएनए बनेगा? आपका जो डिजायर्ड डीएनए है वो एक है, और उसके बाद में पहले साइकिल में आपका 2 बनेगा। अगर दूसरे साइकिल में कितना बनेगा? अभी ऑलरेडी आपके रिएक्शन में कितना है? 3 है, तो 3 का मतलब अभी 3 है तो 3 का कितना बनेगा? एक का 2 बनता है, तो 3 का कितना बनेगा? 6, और उसके थर्ड स्टेप में वो 6 का फिर से मतलब 18 बनेगा। सो 1 3 9 18, ऐसा एक्सपोनेंशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सो बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पीसीआर। इसके बारे में मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, सो इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस, डायग्नोसिस ऑफ म्यूटेशंस, then parental diagnosis, research molecular archaeology, then DNA fingerprinting, and diagnosis of plant pathogen. So PCR, polymerase chain reaction. There are different types of PCR also. RT-PCR, first one is RT-PCR. You might be aware about this RT-PCR test used in the diagnosis of coronavirus. तो इसमें क्या होता है? RT-PCR, ये RT, what is RT? नॉर्मल पीसीआर तो पीसीआर है, लेकिन आरटी क्या है? आरटी इज नथिंग बट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो वायरस होते हैं, वायरस 2 टाइप के होते हैं, एक तो डीएनए वायरस होता है, एक तो आरएनए वायरस होता है। अगर डीएनए वायरस है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए वायरस मतलब नॉर्मल आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हो, मतलब नॉर्मल रेप्लिकेशन होता है जैसे डीएनए का होता है डीएनए वायरस में। लेकिन आरएनए वायरस में क्या होता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए वायरस में तो आरएनए होता है, तो उसका रेप्लिकेशन आरएनए का तो नहीं होता, तो रेप्लिकेशन तो डीएनए का होता है। तो आरएनए वायरस है तो उसका पहले आरएनए से क्या करना पड़ेगा? डीएनए बनाना पड़ेगा। So RNA virus will have one enzyme known as a reverse transcriptase. That reverse transcriptase enzyme will produce a DNA from RNA. Okay. So normally क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बाद में रेप्लिकेशन होने के बाद में डीएनए का आरएनए बनता है, बाद में क्या बनता है? आरएनए से फिर प्रोटीन नॉर्मली होता है। लेकिन अगर वायरस में एज आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो क्या वहां पे वैसा नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? पहले आरएनए से डीएनए बनेगा by the using bio enzyme reverse transcriptase, ठीक है, और बाद में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। So RT-PCR synthesis of DNA from RNA by reverse transcriptase, then amplification of DNA. Okay, then there is another one, another type of PCR known as arbitrary primed PCR, that is APPCR, arbitrary primed PCR. They are used for use which around 10 to 50 base pairs primer। इसमें जो प्राइमर होता है आर्बिट्ररी प्राइमर, ठीक है, तो एक आर्बिट्ररी प्राइमर होता है, उसमें 10 to 15 बेस पेयर प्राइमर होता है। बस अगर ये प्राइमर उसमें है तो उसको बोलेंगे एपीपीसीआर, और अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके बनाएंगे तो उसको बोलेंगे आरटीपीसीआर। नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन द polymerase chain reaction. I'm not going to take details.
I'm just taking the whatever is important. First step is nothing but the denaturation और melting of DNA. आपके पास जो DNA वो कितना होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ठीक है. सो डबल स्टैंडर्ड DNA होगा आपके पास, तो सबसे पहले उसको मेल्ट करना पड़ता है, मतलब डीनेचुरेट करना पड़ता है, मतलब सेपरेशन ऑफ टू स्टैंड इनटू इंडिविजुअल. दो स्टैंड का DNA आपको एक एक स्टैंड बनाना पड़ेगा. सो यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर अप टू 94 to 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड्स अप और अप टू 1 मिनट, कि 15 सेकंड से 1 मिनट तक आपको रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 94 टू 95. तो क्या होगा कि 2 डी जो आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आपका जो पेरेंट डीएनए, तो उसका क्या होगा, सेपरेशन होगा ना. ओके, सो नाउ यू हैव सेपरेटेड डीएनए. नाउ इन सेकंड स्टेप नोन एज एनेलिंग. फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द डीनेचुरेशन और सेकंड स्टेप इज नथिंग बट द एनेलिंग. ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन. अभी डीनेचुरेशन हो चुका है, अभी एनेलिंग. एनेलिंग मतलब क्या है, जोड़ना. क्या जोड़ना है आपको, आपका सेपरेशन तो हो चुका है, लेकिन जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, प्राइमर. जो भी रिएक्शन मिक्सचर में प्राइमर है, वो प्राइमर आपको जोड़ना है. सो प्राइमर इज joined to the separated strand of DNA in the step of annealing. So you have to decrease the temperature of reaction mixture up to 54 to 55 degrees Celsius for a few seconds, like 62 seconds, so that the primer will be bound to the separated end of DNA strand DNA. उसके बाद है elongation. Now next step is elongation or polymerization. That is the third step. So in this step, the tag DNA polymerase will come into picture. The tag DNA polymerase will cause polymerization reaction and at the end of that primer, जहाँ पे भी प्राइमर आटा प्राइमर एनएल हुआ है, जहाँ जो प्राइमर जहाँ से भी स्टार्ट होता है वहां से प्राइमर को एनलार्ज करेगा, प्राइमर को इट विल पॉलीमराइज द प्राइमर. ठीक है, पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज. सो इट विल कॉज पॉलीमराइजेशन ऑफ दैट प्राइमर. जो प्राइमर है उसका लेंथ इलोंगेशन करेगा, उसका बढ़ाएगा, उसको बढ़ाएगा. लेकिन उसमें ऐड क्या होगा, बेस पेयर्स ऐड होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऐड होंगे. जो डीएनए का स्टैंड है उसमें जो बेस पेयर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वहां पे ऐड होंगे. 72 डिग्री सेल्सियस 1 to 2 minutes for 1 second, which is optimum temperature for tag DNA polymerase. So 72 degrees Celsius temperature is the temperature which is the optimum temperature. Optimum temperature means the temperature at which the enzyme will show highest activity. वो optimum temperature किसको बोलते हैं, temperature at which the particular enzyme will show its highest optimum activity और highest activity. मतलब 72 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए पॉलीमरेज जो है आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या करेगा, उसका जो पॉलीमराइजेशन का काम है वो बहुत ही इफिशिएंटली करेगा. तो इट विल पॉलीमराइज द प्राइमर. ठीक है, बाद में आपको दिखा था वो प्रोसेस. एक्चुअली इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर जीपैट लेक्चर. ये जीपैट लेक्चर में इतना ही इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम यूज्ड इन द आर रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी. ये आपके बुक में दिया है. तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का एक एंजाइम होता है. सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव्स द phosphate group from 5' end of double stranded or single stranded DNA or RNA. So alkaline phosphatase is used to remove the phosphate group from DNA or RNA. And DNA ligase, as the name indicates, ligase means to join. DNA ligase is used to join the sugar phosphate backbone of double stranded DNA with the 5' phosphate and 3' hydroxyl group in the DNA. It is ATP dependent. Two ends of DNA must be blunt और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये क्या होता है आप बाद में पढ़ लेते हैं. ब्लंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है. अगर एक एंड पे एटीजीसी है तो एटी है, तो दूसरे एंड पे एटी है तो दूसरे एंड पे टीए होगा, ऐसा. दैट इज नोन एज अ ब्लंट एंड. DNA polymerase first, so it is useful in the synthesis of DNA on complementary strand 5' to 3' strand. So DNA polymerase will synthesize the will synthesize the polymerize the or will elongate the primer from 3' to 5' strand. ये DNA polymerase होता है. Exonuclease क्या होता है, so exonucleases 3 will digest the DNA at 3' strand of linear DNA. So these are the enzymes useful in the rDNA technology. इसका हम यूज करते हैं. So next is a mung bean nuclease. So it will digest only single stranded DNA or RNA, but will use the intact double stranded. मतलब mung bean nucleases का जो एंजाइम है that will only digest the single stranded DNA or RNA. Nucleases S1 or it is known as S1 nucleases. So it behave as a like mung bean DNA, mung bean nucleases. So it is also a digestive enzyme. Then polynucleotide kinase. So it will add hydroxyl groups at the 5' end of the DNA or RNA. So it is an ATP dependent process.
Then restriction endonucleases. Next enzyme is restriction endonucleases. So it is also endonucleases, means it will also digest the DNA. But restriction endonuclease. The term restriction means it will digest at a specific sequence. So restriction endonuclease. So it will cut the both strand of DNA, double stranded DNA, at a symmetrical recognition site, which result into sticky or blunt fragment. मतलब यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियोसिस जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो भी आपके डीएनए को कट करेगा, लेकिन कहाँ पे कट करेगा, उसका एक स्पेसिफिक साइट होता है, दैट इज नोन एज पैलेंड्रोमिक साइट। जहाँ पे पैलेंड्रोमिक साइट आएगा वहाँ पे वो कट देगा उसको, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियोसिस, so this is mostly used in the PCR, it is mostly used in the your RDN technology. क्यों? Because they are used to produce cuts of plasmid, प्लाज्मिड जो है सर्कुलर डीएनए, उसको कट करने के लिए यूज करते हैं ये एंजाइम। It will cut at a specific sequence known as a palindromic sequence. Then reverse transcriptase. So reverse transcriptase क्या है? You know that it will produce a DNA from RNA. So responsible for the production of DNA from RNA known as a RNA dependent DNA polymerase. इसको बोलते हैं RNA dependent DNA polymerase. Then it will synthesize the DNA from 5' to 3' direction by using ribonucleotide with the primer. Then next one is the tag DNA polymerase. So tag DNA polymerase is isolated from Thermophilus aquaticus, and it is a stable enzyme. It is stable above 90 degrees Celsius and it is operated at the 72 degrees Celsius. Okay. So these are the enzymes useful in the RDN technology. Now next, so there are different type of restriction enzymes. As I have told you, restriction enzymes means they will cut a DNA. Okay, they will give cutting. They will cut a DNA or they will digest DNA at a particular base sequence. ठीक है? तो that's why that is known as a restriction. उसमें बोले restriction है. तो न्यूक्लियस क्या करेंगे, वो रैंडमली डाइजेस्ट कर देंगे, कहाँ पे भी कट मारेंगे उसको। लेकिन restriction enzyme जो होते हैं that have restriction to cut the DNA at a particular base sequence, that is palindromic sequence. So there are different kind of restriction enzymes that are useful. Okay, so here restriction enzymes on microbial source is given. Microbial source is given. So restriction enzyme like BAM-HI. So this restriction enzyme is also isolated from Bacillus amyloliquefacans, that is known as a BAM-H. So Bacillus amyloliquefacin. So you can easily remember. Then BG second. So it is obtained from globigi, Bacillus globigi. So it is obtained from Bacillus globigi. So BG, Bacillus globigi second restriction enzyme. Then EcoRI. So it is most widely used. EcoRI. So it is obtained from Escherichia coli strain RY13. ये E. coli से obtain करते हैं ECO R1, E. coli restriction enzyme, ठीक है। Then ECO R11. So it is obtained from E. coli R245 variety of E. coli. जो स्ट्रेन होता है E. coli बैक्टीरिया का, डिफरेंट स्ट्रेन से डिफरेंट एंजाइम आइसोलेट किए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड उसको नाम अलग अलग दिए। नेक्स्ट वन इज हिंट, HIND hint second. It is obtained from Haemophilus influenza. Okay, so that is for Haemophilus influenza. Then HPA1. So it is also obtained from Haemophilus para-influenza. So it is for Haemophilus PA for para-influenza. Then PST1. It is obtained from Providencia Stewart. Providencia Stewart. Then SA second. Streptomyces albus G. Sau 3AL. Staphylococcus aureus. ये बाकी के एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड रिस्पेक्टिव माइक्रोबियल सोर्स। तो इसमें मैक्सिमम आपको पूछेंगे तो ये बाम के बारे में पूछेंगे, इको आरवाई, या फिर मैक्सिमम हिंड के बारे में पूछेंगे। अगर पूछा भी तो बाय चांस, नहीं पूछते वैसे लेकिन पूछा तो हिंड मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इको मतलब इको मतलब इकोलाई, ठीक है। यहाँ पे ऐसे याद सकते हो, बाम मतलब क्या, बाम मतलब बैसिलस अमाइलोपिसियंस, बीजी मतलब क्या, बैसिलस ग्लोबीजी, इको मतलब क्या, इकोलाई, हिंड मतलब क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसके नाम में ये रहता है वो सब। अभी ये जैसा केपीएन आई, तो उसमें क्या आता है कि क्लेबिसेलिया निमोनी केपी। तो ये नॉट वन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नोकार्डिया
OTDs, कार्वी वायरस, बैक्टीरियल एंड प्लांट क्लोनिंग वेक्टर्स। क्योंकि आप ये पूरा रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें काफी 4-5 लेक्चर लग जाएंगे रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए, तो सब कुछ नहीं ले रहे अपन, सिर्फ इम्पोर्टेंट ले। प्लांट वेक्टर्स एंड एनिमल वेक्टर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था जीपैट 2018 में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द प्लांट वेक्टर्स। Vector is nothing but the medium. Vector is nothing but the medium to transfer a foreign DNA into your animal or plant. Okay. So vector is another DNA molecule which is available that may replicate and in transformed host cell. That is known as vector. So there are different vector like plasmid vectors, cosmid vectors, then artificial yeast vector, viral vector, or lambda phase vector. Okay. So these are the animal vectors and plant vectors are different. Plant vectors are like your वो देखेंगे, प्लांट वेक्टर्स भी है इसमें, वो भी देखेंगे। सो इट इज द डीएनए व्हिच आवर डिजायर्ड डीएनए इज टू बी इंसर्टेड। वेक्टर मींस क्या? वेक्टर मींस इट इज अ वेक्टर इज आल्सो अ डीएनए मॉलिक्यूल in which our desired DNA can be inserted. Okay, and that vector can replicate into a transformed cell known as a vector. Different properties of vector, cloning vector के properties क्या होने चाहिए? Properties of cloning vector, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। So your vector should have, it must have origin of replication properties, it must have ORI sequence, origin of replication for the replication in the host cell में replication। होस्ट किसको बोलेंगे? जो सेल में उसको ट्रांसफर किया उसको होस्ट बोले। सो योर क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव origin of sequence or I sequence or replication of origin, then your vector must have marker gene for selection। ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसफर तो कर दिया बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी हो गए, लेकिन आपको ये भी मालूम नहीं कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है और कौन सा नहीं हो। सो इट मस्ट हैव मार्कर जीन्स। सो in the cloning vectors they used to have antibiotic marker genes like EMPR, is known as amplicillin marker gene, amplicillin resistance, देन केनामाइसिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। मतलब जो ट्रांसफर हो चुका है बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया में ट्रांजीन आ गया, तो वो क्या करेगा? वो सर्वाइव करेगा किसमें? एम्पलीसिलिन के सॉल्यूशन में भी वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसमें क्या है? एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। मतलब जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जिसमें आपका डिजायर्ड डीएनए है, जो आपने वेक्टर डाला है, वेक्टर में डिजायर्ड डीएनए डाला है, और वो वेक्टर आपने बाद में क्या किया? जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में क्या किया आपके? प्लाज्मिड में आपने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस के को यूज करके डाइजेस्ट किया, और उसमें बाद में आपका जो भी डिजायर्ड डीएनए, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको इंसुलिन बनाना है बाय रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे कि द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमंस, आपके ह्यूमंस में इंसुलिन कौन बनाता है? सेल्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलिन बनाने के लिए एक जीन लगता है, वो जीन कहाँ पे? आपके डीएनए में। तो द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड। वो आइसोलेट करते हैं, एक हो गए। दूसरी साइड में क्या करते हैं कि आपका प्लाज्मिड आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे, ठीक है। आप क्या करना है कि आपका जो जीन है और वो जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में जीन डालना है, तो क्या करेंगे? प्लाज्मिड को डाइजेस्ट करेंगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस। तो वो क्या करेगा? स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट पे कट देगा। तो अभी आपका जो डीएनए रिस्पॉन्स और जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, दैट इज टू बी इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में वो इंसर्ट करना है और उसके बाद में लाइगेज करना है बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ठीक है। नाउ प्लाज्मिड वो जो है, प्लाज्मिड वो बैक्टीरिया के अंदर डालना है आपको, ठीक है, फिर से, क्योंकि वहां पे वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, तो वो रेप्लिकेशन हो जाएगा और मोर प्लाज्मिड बनाएगा। तो यू हैव टू ट्रांसफर दैट रिकमेंडेड डीएनए। और रिकमेंडेड डीएनए किसको बोलेंगे? जब प्लाज्मिड में आप डीएनए डालते हो, डिजायर्ड जीन डालते हो, तो उसको बोलेंगे रिकमेंडेड। नाउ दैट रिकमेंडेड डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अलाउड इट टू मल्टीप्लाई, ओके। और रिकमेंड जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में क्या क्या होता है कि ओराई सीक्वेंस होता है, उसमें ट्रांसजीन होता है, उसमें मार्कर जीन होता है, क्लीवेज साइट होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं। अगर उसमें आपने ये मार्कर जीन नहीं डाला, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आपका बैक्टीरिया है, कौन सा यूजफुल है, कौन सा नहीं है। तो इसलिए मार्कर जीन डालते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था जीपैट 18 में। सो योर cloning vector should have origin of replication site or I sequence, then it must have marker genes like antibiotic resistance genes like amplicillin resistance, kanamycin resistance or tetracycline resistance, then cleavage site for restriction, then multiple cloning site,
then polylinkers, promoter region. It should have polylinker region, promoter. There must have a control system like promoter, terminator, then ribosome binding site, so that DNA expression will be. देख लेते हैं, ये देखो, ये होता है आपका प्लाज्मिड वेक्टर, मतलब ऐसा दिखता नहीं है वो, मतलब वो सर्कुलर डीएनए होता है, ये डीएनए है सर्कुलर डीएनए, तो उसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं। जैसे ये रीजन है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे जो कैची दिखाई, कैची जो सीजर सीजर दिखाया, वहां पे क्या करेगा, सो आई कट एंड पेस्टेड एट दिस रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब ये एक पार्ट है डीएनए का, जो आपका प्लाज्मिड है उसका एक पार्ट है। सो हियर इज अ पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस, यहाँ पे क्या होगा, पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, तो यहाँ पे आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो यहाँ पे कट हो चुका है। फिर बाद में आपने जो भी इंसुलिन का डीएनए है आपका, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये सी डीएनए इसको बोलेंगे कॉपीड डीएनए। बाद में ये तो ये हुआ है ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पे होगा ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस, ये हुआ है ओरा सीक्वेंस, मतलब क्या यहाँ से या ये सीक्वेंस से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो उसको बोलते हैं ओरा सीक्वेंस। उसके बाद में आपके वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, सिलेक्शन मार्कर, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये जब आप ग्रो करेंगे बैक्टीरिया में, तो कौन से बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड है कौन से नहीं है कैसे पता चलेगा, तो आपको एम्पलीसिलिन का सॉल्यूशन का एम्पलीसिलिन सॉल्यूशन कंटेनिंग मीडिया आपको यूज करना पड़ेगा और उसमें ग्रो करना पड़ेगा, मतलब जो आपके जो बैक्टीरिया के अंदर आपका जीन है ये सब, तो वो बैक्टीरिया वहां पे भी सर्वाइव करेगा, और जो बैक्टीरिया के अंदर आपका जीन नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए मार्कर जीन यूज करना पड़ता है। then next one is the promoter region, ये सब होना चाहिए आपके एक क्लोनिंग वेक्टर्स में, मींस आपके क्लोनिंग में ओरा सीक्वेंस होना चाहिए, देन प्रोमोटर रीजन होना चाहिए, सिलेक्शन फॉर मार्कर मतलब एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये सब होता है आपके आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में, जो बोला था मैंने प्रीवियस में, या ठीक है। सो ओरा सीक्वेंस, मार्कर जीन, रेस्ट्रिक्शन साइट, देन मल्टीपल क्लोनिंग साइट, प्रमोटर रीजन, पॉलीलिंकर्स, टर्मिनेटर रीजन, ये सब इसके बारे में क्वेश्चन होता है। वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन था जीपैट में, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, और इसमें ये सब ऑप्शन थे उसमें, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, नाउ फर्स्ट वन इज एनिमल वेक्टर्स, जो ये एनिमल वेक्टर्स देख रहे हैं, तो एनिमल वेक्टर्स में आता है प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। सो प्लाज्मिड इज नथिंग बट द सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, इसे इकोलाई सेल में होता है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे PACY177, इट इज P फॉर प्लाज्मिड फ्रॉम द E. coli, and ACY is nothing but the letter of scientist, के बारे में भी पूछा था, ये ACY क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर PACY177 में ये ACY क्या है, तो ACY क्या है, इट इज अ कैपिटल लेटर्स ऑफ इनिशियल ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस स्ट्रेन, और ये 177 क्या है, स्ट्रेन है प्लाज्मा जो इकोला है उसका कौन सा स्ट्रेन यूज किया था, PBR 322, PBR 324, ऐसा ये भी इकोलाई से ऑप्शन किया था। नंतर उसके बाद PC 194, ये जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस से बनता है। देन PBS 161 बैसिलस सबटिलिस, मतलब ये देखो PS मतलब बैसिलस सबटिलिस, PBS 161 वेक्टर जो है वो बैसिलस सबटिलिस से आता है। PC 194 कहाँ से आता है, या फिर PSA 05101 कहाँ से आता है, ऐसे मतलब क्या, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। TBR प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर इकोलाई से आता है। वैसे कॉस्मिड होता है, कॉस्मिड मतलब क्या, फर्स्ट वाज प्लाज्मिड वेक्टर्स एक होता है, दूसरा होता है कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड वेक्टर्स इट इज जस्ट हाइब्रिड वेक्टर ऑफ योर प्लाज्मिड वेक्टर प्लस बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या, when bacteria will attack on a virus, that is nothing but the बैक्टीरियोफेज, और इट इज आल्सो नोन एज लैम्ब्डा फेज वेक्टर, ठीक है। तो आपके वेक्टर्स कितने, प्लाज्मिड वेक्टर्स है, कॉस्मिड वेक्टर्स है, आपका लैम्ब्डा फेज वेक्टर्स है, लैम्ब्डा फेज वेक्टर इज नोन एज अ वायरल वेक्टर्स, ठीक है। ये जो है लैम्ब्डा फेज वेक्टर लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, वायरल वेक्टर होता है, लैम्ब्डा फेज वेक्टर वायरल वेक्टर होता है, वायरस अटैक वाला ई कोलाई सेल दैट इज नोन एज लैम्ब्डा फेज वेक्टर। दीज आर द प्लांट वेक्टर्स, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बोला था वो। थर्ड टाइप होता है आर्टिफिशियल वेक्टर और क्रोमोसोम। सो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
एक आर्टिफिशियल वेक्टर, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर होता है ईस्ट आर्टिफिशियल डीएनए, ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसमें बहुत बड़े साइज का आपको जीन आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो जो आपका आपका जो प्लाज्मिड वेक्टर्स है और कॉस्मिड वेक्टर्स है, उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि उसमें जो डीएनए आप इंसर्ट कर रहे हो, so the size of DNA that is important for plasmid and cosmid vectors, so they will have very less space to insert a gene। उसमें अगर जीन छोटे साइज का है तो उसमें इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन लार्ज साइज जीन है तो अगर वो किसमें इंसर्ट कर सकते हो आप? सो आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर हैज अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, सो इट विल हैव अ हाईएस्ट साइज, याद रखो। So highest amount of DNA that can be incorporated into this vector, smallest amount of DNA can be incorporated into plasmid vector। So अगर आपका small DNA वो इंसर्ट करना है तो plasmid vector चूज करेंगे। अगर ज्यादा अमाउंट का DNA लार्ज साइज है, मतलब उसका बेस पेयर केबी में होता है, तो वो अगर ज्यादा बड़ा साइज का DNA इंसर्ट करना है तो ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर में करेंगे। उसका एग्जांपल है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC और ईस्ट आर्टिफिशियल प्लांट वेक्टर्स। अभी ये जो हो चुके हैं वो है एनिमल वेक्टर्स, जैसे आपका प्लाज्मिड हो गया, कॉस्मिड हो गया, लैम्ब्डा फेज वेक्टर हो गया, लैम्ब्डा फेज वेक्टर बोलते हैं वायरल वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर हो गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया। सो ऑल दीज आर यूज्ड एज एनिमल वेक्टर्स। अगर आपको इंसुलिन प्रोडक्ट करना है तो क्या करना है कि इंसुलिन का जीन ले लो, प्लाज्मिड ले लो, प्लाज्मिड में डालो, वो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में डालो, उसका मल्टीप्लाई करो, फिर से वो प्लाज्मिड आइसोलेट करो, और वो आइसोलेट किए हुए प्लाज्मिड क्या करेंगे आप, वो एनिमल में इंजेक्ट करेंगे। एनिमल में क्या होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। तो ये होता है एनिमल वेक्टर्स। नाउ प्लांट वेक्टर्स, सो प्लांट वेक्टर्स मतलब आपको प्लांट का आरडीएन टेक्नोलॉजी, प्लांट में ट्रांसजीन करना है, प्लांट में कोई जीन इंसर्ट करना है तो उसको प्लांट वेक्टर्स लगेंगे, उसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। ये दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं प्लांट वेक्टर्स। टीआई प्लाज्मिड मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इट इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, और बिकॉज ऑफ दिस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड there is one disease to plant known as a crown gall disease। देन दूसरा एक होता है आर आई प्लाज्मिड, तो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। सो इसकी वजह से भी एक डिसीज होता है, उसको बोलते हैं क्राउन हेयरी रूट डिसीज। टीआई प्लाज्मिड इज अ प्लांट वेक्टर आइसोलेटेड फ्रॉम अर्गोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस। एक बैक्टीरिया होता है उसपे ये टीआई प्लाज्मिड आइसोलेट किया जाता है, एंड इट विल कॉज ए ट्यूमर टू द प्लांट्स। जो बड़े बड़े पेड़ है उसमें बहुत बड़ा बड़ा एक ऐसा ट्यूमर दिखता है आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ टीआई प्लाज्मिड। The tumor causing plasmid, it is often also isolated from Argobacterium tumefaciens। ये याद रखो, नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नाइपर के लिए 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दे विल कॉज क्राउन गॉल डिसीज टू द प्लांट, टीआई प्लांट। then next one is a plant one is plant factor is RI plasmid, so it is known as it is often from Argobacterium rhizogens and it will cause a hairy root disease to the plant। क्या करते हैं कि इनका डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन इन्फेक्ट करने का प्रॉपर्टी रहता है। तो आपको जो भी, जैसे अपना बीटी कॉटन है, कॉटन प्लांट है जो कॉटन प्लांट, तो पहले क्या होता था कि एक बोलगार्ड नाम का एक पेस्ट आता है, बोलगार्ड नाम का एक कीड़ा आता है। वो कीड़ा क्या करता है कि कीड़ा का इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट को, और पूरा जो कैप्सूल होता है आपका प्लांट का, कैप्सूल खा जाता है वो, तो कॉटन मिलता है ना आपको, तो उसको बोलते हैं बोलगार्ड। तो उसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आपने क्या किया कि the gene responsible for the resistance to the ball guard has been identified। ऐसे प्लांट आइडेंटिफाई किए कि जिसके ऊपर ये जो बोल गार्ड जो कीड़ा है उसका प्रभाव नहीं है। और कौन से प्लांट आइडेंटिफाई किए ऐसे कॉटन के, और वो कॉटन में देखा गया है कि ये बोल गार्ड का कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे, मतलब बोल गार्ड जो कीड़ा है वो प्लांट पे नहीं खा रहा है। लेकिन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्लांट में कुछ ऐसा होगा कि वो रेजिस्ट कर रहा होगा। तो क्या है वो, तो वो आइडेंटिफाई किया, सो बोलगार्ड रेजिस्टेंट जीन्स, सो वो आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद में वो आइसोलेट किया, मल्टीप्लाई किया, और वो प्लांट में ट्रांसफर किया बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। नाउ दैट कॉटन इज नोन एज बोलगार्ड कॉटन और बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं, बीटी कॉटन में क्या होता है कि वो प्लांट जो है बीटी कॉटन का, उसमें आपका कीड़ा खाता नहीं है वो कैप्सूल, और वो आपका क्रॉप यील्ड होता है, मतलब क्रॉप मिलता है आपको, क्रॉप यील्डिंग। सो यूजिंग रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी वी कैन मॉडिफाई द प्लांट्स, वी कैन मॉडिफाई द एनिमल्स फॉर आवर बेनिफिट्स। उसका प्रॉपर्टी क्या है टीआई आर आई प्रोडक्ट का, सो दे डू नॉट कॉज डिसीज बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ डिसीज कॉजिंग जीन, एंड दे हैव साइट for insertion into foreign gene of interest।
मतलब TIRI प्लाज्मिड क्या होता है? एक्चुअली ये TIRI प्लाज्मिड क्या है कि दे आर द डिसीज कॉज करते हैं। TIRI प्लाज्मिड करता है प्लांट को क्राउन गॉल डिसीज, RI प्लाज्मिड करता है प्लांट को हेरी रूट डिसीज। RI प्लाज्मिड आता है अर्गोबैक्टीरियम राइजोजेनस बैक्टीरिया से, TII प्लाज्मिड आता है अर्गोबैक्टीरियम टुमेफिशिएंस से। हमने क्या किया कि ये प्लाज्मिड आइसोलेट किए गए, इनका जो डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है, द पार्ट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज हैज बीन रिमूव्ड, वो रिमूव किया गया, उनमें थोड़ा सर्टन चेंज किए गए सो दैट देयर विल बी स्पेस अवेलेबल फॉर इंसर्शन ऑफ डीएनए। जैसे सर्कुलर जैसे प्लाज्मिड में होता है आपका एनिमल प्लाज्मिड में, इसी टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, दे आर यूज्ड एज अ प्लांट वेक्टर्स। याद रखो यहाँ पे एनिमल वेक्टर्स कौन सा है, प्लांट वेक्टर कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, application of recombinant DNA technology. So here first one is the production of insulin. So in this case PBR 322 vector is used. DNA sequence responsible for the production of chain A and chain B of the insulin. इंसुलिन में क्या होता है, चेन ए होता है चेन बी होता है। इंसुलिन का क्या है, उसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एक जो चेन ए होता है उसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, और जो दूसरा चेन होता है उसमें 31 अमीनो एसिड होते हैं। ए चेन बी दे आर जॉइन टुगेदर, वो बाद में इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन the DNA responsible for the production of chain A and chain B, they are synthesized in the lab or isolated in the lab, and they are inserted into vector beta galactosides galactosides BR vector है, it is also like a plasmid vector। उसमें से बीटा गैलेक्टोसिडेज चेन नाम का जीन होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन होता है। वेक्टर इज ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल like E. coli and then allowed to express. So bacterial cells are isolated, ruptured, and then separate chain of insulin are recovered, and then these chains are joined to get a recombinant insulin. Then in the similar way, somatostatin, growth hormone, and other proteins of interest are produced by using such. And interferon are nothing but the antibodies in response to virus. So alpha interferon, beta interferon, gamma interferon are the types, and they can be produced by rDNA technology. Then monoclonal antibodies. Normally after infection what happens, our body used to produce antibodies, and which are polyclonal in nature. Monoclonal antibody will provide a protection against specific। monoclonal antibody जो होता है वो specificity उनका ज़्यादा होता है, so monoclonal antibodies produce किए जाते हैं। So what is monoclonal antibodies? They are produced from the combination of myeloma cells means cancerous cells, and the cells antibody bone cell जो होते हैं, अपने अपने जो antibodies होते हैं, bone cell जो होते हैं मतलब बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स बोन मैरो ऑप्टिन सेल्स। सो बी सेल्स और माइलोमा सेल्स का फ्यूजन करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद में जो इसमें उसको क्या करते हैं कि एनिमल के स्प्लीन सेल में डाल देते हैं, और उसमें क्या होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, और बाद में वो स्प्लीन सेल्स निकल के सेपरेट करके उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सेपरेट करते हैं। इनके बाद में ये सब बहुत सारा बड़ा पार्ट है, दो लाइन में नहीं हो सकता ये। Hybridoma technology is used for production of monoclonal antibodies. Hybridoma technology is used for production of monoclonal antibodies. Plant tissue culture जो होता है उसमें क्या है, टिश्यू कल्चर एक पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। डिपेंडेंसी क्या होता है, टू डिपेंडेंसी कैपेसिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म बाय रीजनरेशन। मतलब सिंगल सेल से आप पूरा प्लांट खड़ा कर सकते हो, सिंगल प्लांट सेल जो है उससे आप पूरा प्लांट बना सकते हो यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। एंड बिकॉज ऑफ द totipotency is nothing but the ability of plant cell to generate a whole plant from single cell। different types of monoclonal antibodies, जैसे monoclonal antibodies है, जैसे बनाते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, तो एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे एफ6 मैप, AB6 मैप या फिर F6 मैप ऐसा बोल सकते हो। इट इज यूज्ड एज एंटीप्लेटलेट एजेंट। देन LM2 Zumab, it is used in the B cell B chronic lymphatic leukemia, B cell chronic lymphatic leukemia कैंसर में उसका LM2 Zumab। JPTNib, it is used as in the tyrosine kinase, it is a tyrosine kinase activity non स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये भी यूज करते हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इनफिक्सिमैब it is used in the rheumatoid arthritis or Crohn's disease. Then omalizumab,
it is anti-immunoglobulin E antibody treatment of asthma. It is used in rituximab non-Hodgkin's disease lymphoma follicular type of lymphoma उसमें ये monoclonal antibody यूज करते हैं. Trastuzumab Septin भी बोलते हैं. It is used in the metastatic breast cancer. Gemtuzumab acute myeloid leukemia. Then ये सब है monoclonal antibodies यूज होते हैं. से Palivuzumab respiratory syncytial virus इसमें यूज करते. These are the examples of monoclonal antibody. ये बुक में दिया है, आप पढ़ लो. टिश्यू कल्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए? जो